हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले लेक्चर को। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम होता है। अब हम आगे कुछ उसका प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक फिर से होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो सबसे पहला थ्योरम है जो आपको प्रूफ करना है, हमने ये देखा था कि ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम क्या बोलते थे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम इसके वैल्यू को डिराइव करेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप पूछेंगे कि A1 A2 A3 क्या है? तो मान लीजिए जो A वेक्टर है वो है आपका A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर है हमारा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। और जो C वेक्टर है हमारा वो है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, मतलब अगर तीनों वेक्टर आपको दिया हो तो फिर आप कैसे इसका वैल्यू सीधे बताएंगे। तो आज हम इसको डिराइव करेंगे अभी। तो इसको डिराइव करने का सिंपल तरीका है, एक प्रोसीजरल वे है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना, और फिर उसके बाद हम स्टेप 2 पे आएंगे और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम डॉट लेंगे किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, तो ये दो हमारा स्टेप होगा। हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं और यहाँ पे हम ए वेक्टर को लिखेंगे और यहाँ पे बी वेक्टर को, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। वो हम स्टेप 2 को करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप को करेंगे। तो ए क्रॉस बी इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर के साथ। तो ए क्रॉस वे वेक्टर हमारा यहाँ है, यानी आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। और इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका? सी वेक्टर का। और सी वेक्टर कितना है हमारा? C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक,
और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप के साथ, और के कैप के साथ। तो यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा A2 B3 C1 इसको ऐसे लिखते हैं, C1 A2 B3 माइनस A3 B2, उसके बाद हो जाएगा माइनस C2 A1 B3 माइनस A3 B1, और फिर यहाँ हो जाएगा C3 A1 B2 माइनस A2 B। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें इससे इसको, तो डिफरेंस आप ये पाएंगे कि यहाँ पे आई कैप था, यहाँ पे C1 आ गया, यहाँ जे कैप की जगह C2 आ गया, और के कैप की तरह C3 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है वो इस डिटर्मिनेंट से आया है, और यहाँ पे आई कैप C1 हो जा रहा है, जे कैप C2 और के कैप C3। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट में अगर हम C1 मतलब आई कैप को रिप्लेस कर दे C1 से, जे कैप को रिप्लेस कर दे C2 से, और के कैप को रिप्लेस कर दे C3 से, तो ये हमारा आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये जो रिज़ल्ट आया था यहाँ से यहाँ, इसी को हमने वापस से यूज कर लिया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आई कैप C1 हो जा रहा है, जे कैप C2 हो जा रहा है, और के कैप C3 हो जा रहा है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया A क्रॉस B डॉट C का। अब डिटर्मिनेंट का आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम चेंज होता है तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आता, बस एक साइन का फ़र्क आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको हम 2 बार चेंज कर दें तो साइन कैंसिल आउट होके फिर से हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में अगर इवन टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। पहले मान लीजिए हम इन दोनों को चेंज करते हैं, तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 एंड B1 B2 B3। क्योंकि हमने सिर्फ एक बार चेंज किया तो इसीलिए इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम एक बार और चेंज कर देते हैं इन दोनों को, तो इसका हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहाँ से जो माइनस आएगा वो इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि A क्रॉस B डॉट C को हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा के यहाँ से हम कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला था, तो ये जिसके साथ डॉट हो रहा है ये वेक्टर सबसे ऊपर आ रहा है, और उसके बाद जो वेक्टर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वो यहाँ पे उठ के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिजल्ट से कंपेयर करें
तो जो सबसे ऊपर वाले रो में जो वेक्टर है वो यहाँ पे डॉट हो रहा है, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर और डॉट इन दोनों का क्रॉस हो रहा है यानी कि बी क्रॉस सी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर। अगर फिर से आप इसमें एक साइक्लिक रोटेशन आप करके देखें, चलिए एक बार और करते हैं इसको, एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A1 सॉरी B1 B2 एंड B3 A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3। लेकिन इसके आगे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन, क्योंकि हमने एक ही बार ही चेंज किया है। एक बार और चेंज कर देते हैं इसको तो हमें मिल जाएगा, अब इन दोनों को चेंज कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 और यहाँ से साइन गायब हो जाएगा। और अगर फिर इसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला वेक्टर है वो डॉट हो रहा है और फिर ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहा है यानी कि C क्रॉस A वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि A क्रॉस B डॉट C, अगर आप इसको एक बार साइक्लिक रोटेशन इसको दे दीजिए, मतलब इस ऑर्डर में, यानी B यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और C इधर आ जाएगा। तो एक बार साइक्लिक रोटेशन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, B क्रॉस C डॉट A। साइक्लिक रोटेशन में हम सिर्फ वेक्टर के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, बाकी जो क्रॉस और डॉट है वो एक ही जगह रहेगा। फिर यहाँ से भी आप इसको एक बार रोटेट कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, C क्रॉस A डॉट B। तो ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पता चल गया, और वो प्रॉपर्टी ये पता चल गया कि जो साइक्लिक रोटेशन है, आप किसी भी डायरेक्शन में करके देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, आप क्लॉकवाइज करके भी देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा। तो जो साइक्लिक रोटेशन है ऑफ 3 वेक्टर्स ये रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं लाता है। तो आपको दिख गया कि जो साइक्लिक रोटेशन है 3 वेक्टर्स का, वो क्या करता है, रिजल्ट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम समराइज ये कर सकते हैं कि A क्रॉस B डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, B क्रॉस C डॉट A वेक्टर, ये इक्वल होगा C क्रॉस A डॉट B वेक्टर के, और इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट। तो आप इसको एक ऑर्डर में याद करके चलिए। तो सबसे पहला वेक्टर ऊपर A1 A2 A3, दूसरा वेक्टर B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक रिजल्ट जिसको आपको याद रखना है, और ये प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा भी जा सकता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे हम और रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो मान लीजिए अगर A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर का आपसे कहा जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताओ, तो एक तरीका तो ये है जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। जो दूसरा तरीका है इसको हम ब्रैकेट से भी दिखाते हैं। अब ब्रैकेट के भीतर तीनों वेक्टर को डाल दीजिए, तो कहीं भी अगर ये दिया हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इससे परेशान ये नहीं होना है कि कौन किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कौन किसके साथ डॉट होगा।
वो परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो साइक्लिक रोटेशन है वो पॉसिबल है और उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब किसी भी डायरेक्शन में एक बार रोटेट कर लीजिए, तो बी सी ए, फिर इसको हम रोटेट करेंगे इधर तो हमें मिलेगा सी ए बी, फिर एक बार रोटेट करके देखिए तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, ए बी सी, यानी हमें अपना जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो यहाँ पे मिल गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने दो चीज़ सीखा। सबसे पहले कि इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में फार्मूला, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको बार बार निकालना मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए इसको हम प्रोसीजरल वे में निकालें, सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले, उसके बाद हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करें, तो यहाँ पे दो स्टेप में होगा। एक तो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद उसको फिर से डॉट प्रोडक्ट करना होगा। लेकिन डायरेक्ट जो हमारे पास फार्मूला है इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही डिटर्मिनेंट में सीधा हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है इस फार्मूला का। और दूसरा, एक हमने इसका प्रॉपर्टी देखा कि इसमें साइक्लिक रोटेशन पॉसिबल होता है और उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए तीन वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इन तीनों का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स आर 0, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा और हम डीप एनालिसिस करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, ठीक है, और एक तीसरा सी वेक्टर है जिसको अभी हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे ए बी सी का, तो किसी दो का हम क्रॉस कर सकते हैं। ये हमने देखा था कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किन दो का क्रॉस कर रहे हैं और किसके साथ डॉट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें साइक्लिक रोटेशन पॉसिबल है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं, तो आपको पता होगा राइट हैंड थंब रूल से कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, जो इसमें जो हमें नया वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो नया वेक्टर हमें आएगा वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, एंड जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, यानी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए जो बोर्ड है ये हमारा प्लेन है, तो फिर जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है और इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में यानी बोर्ड से बाहर निकलते हुए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो ये हमें पता चल गया। अब मान लीजिए अब हम कुछ केस बनाते हैं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो पता चल गया कि आउट ऑफ द प्लेन होगा, प्लेन से बाहर की ओर होगा। अगर मान लीजिए सी वेक्टर भी अगर प्लेन से बाहर ही हो, मतलब जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का था अगर वो सेम डायरेक्शन सी वेक्टर का हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा? तो आपको पता है कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी आपने किया तो इसमें क्या आता है, ए बी और साइन थीटा, यानी अगर एंगल 0 हो गया तो साइन 0 भी 0 होता है, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो दो वेक्टर है उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो जो डायरेक्शन निकल के आएगा तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है।
और अगर ए बी सी अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो तीसरा वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन किस तरफ है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तभी जाके हमारा क्या होगा, जो सी वेक्टर है, सॉरी थोड़ा मैंने गलत बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट तो हम पहले ही कर लिए। तो जो ए क्रॉस बी हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर तीसरा वेक्टर मान लीजिए कि इसी प्लेन में है, सी वेक्टर भी आपका इसी प्लेन में है और ए क्रॉस बी क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब हम ए क्रॉस बी का डॉट निकालेंगे सी के साथ तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी अगर इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स क्या है, एक ही प्लेन में है। चलिए एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। एक हमारा वेक्टर है, दूसरा हमारा ये वेक्टर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो जब हम ए डॉट बी का करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, यानी बोर्ड से आउटवर्ड होगा। और अगर मान लीजिए सी वेक्टर भी इसी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या होगा, सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम ए क्रॉस बी का डॉट करेंगे सी के साथ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये दिया हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी अगर 0 है, ऐसा है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन आएगा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लाइन इन द सेम प्लेन, यानी कि वो सभी क्या है, को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि तीन वेक्टर को प्लेनर कब होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको तीन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, आई कैप प्लस एक आपको वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जो बी वेक्टर है वो है आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और जो सी वेक्टर है आपका वो मान लीजिए 2 ए कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे। आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका मतलब उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका क्या वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अब सबसे पहले ए वेक्टर को लिखते हैं, यानी 1 1 1। उसके बाद बी वेक्टर को लिखेंगे यहाँ से -1 -1 2, और सी वेक्टर को लिखेंगे 2 3 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू -4 -6 -1 इंटू -4 और +1 इंटू -3 +2, यानी हमारा रिजल्ट निकल के आ गया -10। उसके बाद +8 एंड -1। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, -3। तो ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर
बी वेक्टर एंड सी आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि तीन वेक्टर को देखा कि तीन वेक्टर एक प्लेन में होगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा इससे अलग होगा। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन है आपको प्रूव दैट द 4 points prove that the 4 points 4 I cap प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है माइनस जे माइनस के कैप। फिर अगला पॉइंट है 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप। और जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारा -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि 4 पॉइंट्स आर को प्लेनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइएगा। अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।